हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर लेवल के साथ में लेकर जा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10th वाले मेरे प्यारे सभी भाई-बहनों का बोर्ड का एग्ज़ाम है और प्यारे साथियों मुझे पता है आप सभी के हृदय में एक डर बना हुआ है क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम का। तो मेरे प्यारे साथियों डरना घबराना नहीं है और इसी डर और घबराहट को ख़त्म करने के लिए मैं आप सभी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको विज्ञान के 2 चैप्टर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊँगा और वही कराऊँगा जो पेपर में आएगा। मेरे प्यारे साथियों, उससे पहले आप सभी को प्रोत्साहित करते हुए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत बेहद ख़ास तरीके से करते हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे बात करते हैं विषय पर कि विषय रहने क्या वाला है। चलिए, पहला जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथी जैव प्रक्रम यानी कि जो चैप्टर है उसमें से उठाया गया है जैव प्रक्रम नाम का। चलिए आ जाइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं आ जाइए। प्यारे साथी स्वपोषी और परपोषी स्वपोषी और परपोषी का उदाहरण सहित विभेद कीजिए यानी कि इन दोनों को बताइए कि स्वपोषी क्या है परपोषी क्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बेहद खास अंदाज में बताऊंगा, शानदार तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला देख लीजिए स्वपोषी पोषण क्या है, ठीक है, और एक होता है विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों के बारे में, दोनों के विषय में चर्चाएं करूंगा। मेरे प्यारे साथी वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन यहीं से छपेगा, इस बात को भी मैं आपसे कह दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिए स्वपोषी पोषण के बारे में बात करते हैं। डिफरेंस इन दोनों के अंदर हमें दिखाना है कि क्या अंतर है दोनों में। देखिए स्वपोषी जो होते हैं जीव अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो स्वपोषी हैं, जो मेरे प्यारे भाई जो स्वपोषी हैं मेरे प्यारे साथियों, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। मेरे प्यारे साथी इस बात को ध्यान रखें। और जो विषमपोषी होते हैं, जो जीव बना बनाया कार्बनिक भोजन प्राप्त करता है, यानी कि ये जो है बना बनाया हुआ जो है भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि स्वपोषी वो हैं जो अपना खुद भोजन बना लेते हैं, समझ गए प्यारे साथी बात को। और विषमपोषी भी आप समझ गए होंगे, जो जो भोजन बनाते हैं अपने लिए, उनके भोजन का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, समझ गए। आ जाइए आगे और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और हैं इसी के लिए। जैसे मेरे प्यारे साथी भोजन के संश्लेषण के हेतु प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे साथी पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सब अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है प्यारे साथी, उसमें से उनको CO2 गैस चाहिए होती है, जो कि वो ले लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, ये हमारी संपदा है और हमें भी इसको सही से रखना है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ में दुर्व्यवहार करना है, ठीक है। समझ गए मेरे प्यारे भाई, बात को समझ पा रहे हो ना। चलिए देख लेते हैं अणु की आवश्यकता। भोजन का निर्माण चूंकि जीव के अंदर संपन्न होता है तो उसे विघटित करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी भोजन जब कोई जीव होता है वो भोजन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद में भोजन को खुद से पचा लेता है अपने शरीर में, जैसे उसके शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही, समझ गए। अब भैया परपोषी की बात करूं, चूंकि खाद्य पूर्व निर्मित होता है अतः निर्माणकारी ऊर्जा के वहां स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, समझ गए। दूसरा इसी के अंदर है भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है, अतः शरीर में प्रयोग योग्य बनाने हेतु उसका पाचन आवश्यक होता है। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है विघटित करने की आवश्यकता होती है शरीर को, यानी कि जो विषमपोषी जितने भी हैं, जो पेड़ पौधे के भोजन का इस्तेमाल करके विषमपोषी बन गए हैं मेरे प्यारे साथी, वही जो है वो कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं, ठीक है, उन सब का जो है वो इस्तेमाल करके उनका पाचन करते हैं, समझ गए। बात क्लियर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, चौथा पॉइंट में समझा नहीं रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मुझे दिक्कत होती है अपलोड करने में। चलिए प्यारे साथी आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। पारिस्थितिकी रूप से उत्पाद कहे जाते हैं क्योंकि इसमें सभी जीवों के लिए भोजन निर्माण करते हैं, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। प्यारे साथी जितने भी हैं हरे पौधे या बैक्टीरिया, वो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो
पेड़ पौधे जितने हैं वो सारे के सारे अपना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। और जब जब वो भोजन बन जाता है तो उसको इस्तेमाल में लेने वाला कौन है? विषमपोषी। ठीक है, तो विषमपोषी ही उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। उम्मीद है आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे लेके आया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं, प्यारे साथी कौन से पौधे अधिक होते हैं? जलीय पौधे। वहाँ भैया जल की सतह पर बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? बोलो ऐसा क्यों होता है? मैंने कि बता दूंगा मेरे प्यारे भाई, ऐसा क्यों होता है। देखिए समझिए, जब जब प्यारे भाई दिन के समय में जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होते हैं। देखो दिन के समय में सूरज भैया जो है हमारे निकले हुए होते हैं, तो वो सूरज का प्रकाश जब पेड़ पौधों को चाहिए होता है तो वो लेते हैं। लेने के बाद में O2 से उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं, या जल की सतह पर बुलबुलों के रूप में निकलती है। मेरे प्यारे साथी आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है प्यारे साथी, तो जल की अब आप मुझे ये बताइए, जब कोई पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहा है, भोजन बनाते वक्त वो CO2 को लेता है, ठीक है, जिसको हम निकालते हैं अपने शरीर से, और जो ऑक्सीजन है, जो शुद्ध गैस है हमारे लिए, जो हमारी प्राणवायु है, वो हमको देता है। तो देता है तो जब वो निकलती होगी पानी में से तो बुलबुली तो उठाएगी उठाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए क्वेश्चन अगला देख लो। रंध्र क्या है प्यारे साथी? स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, स्टोमेटा जिनको बोला जाता है। ठीक है, ये होता क्या है समझ लो। पादप के हरे हरे भाग विशेष रूप से पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले महीन छिद्र कहलाते हैं। यानी कि जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमा कहते हैं। और जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, ये विशिष्ट रक्षक कोशिकाओं, ठीक है, गार्ड सेल इनको कहा जाता है, से घिरा प्रत्येक रंध्र स्टोमा पादपों के निम्न प्रकार उपयोगी हैं। देखिए ये जो रंध्र होते हैं, जो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनका कार्य क्या है? वो गैसीय विनिमय में, यानी कि वहां से ये जैसे आप समझ लीजिए कि एक मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसका जो नाक है, उसका मुंह है, वहीं से सांस लेता है। उसी तरीके से पेड़ पौधे जो है गैसों का जो विनिमय करते हैं, वो पत्तियों में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनसे करते हैं। समझ गए? और बाष्पोत्सर्जन भी उनका वहीं से होता है। ठीक है, पत्तियों के ठंडा बना रहने के हेतु आवश्यक है क्या? आप समझिए क्या? बाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। समझ गए? पौधों में जैसे काष्ठी भाग आप ले लो, काष्ठी भाग आप ले लो, जैसे पुराना तना, जड़ आदि बातरन जो है, ठीक है, इनका निर्माण स्पंजी मृदुतक कोशिकाओं में होता है। इनके द्वारा काष्ठी भागों में गैसों का विनिमय सूक्ष्म मात्रा में बाष्पोत्सर्जन, यानी कि जब भाप का जो, देखिए जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसमें से भाप भी निकलती है। ठीक है, जब वो अपने भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं जब। ठीक है, तो वो चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज समझ लेनी है। प्यारे साथी अति महत्वपूर्ण विषय है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या है और क्या महत्वपूर्ण है? प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कई बार। उसी तरीके से मैं आप सभी के लिए सेट करके लाया हूँ इस चीज को, कि जो पेपर में पूछा गया है मैं वही तो पूछूंगा आपसे। रक्त प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिकाएं नहीं हैं, ये केंद्र रहित रंगहीन अवयव हैं जिन्होंने कोशिकाएं खंड माना जाता है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कोशिकाएं नहीं हैं वास्तविक में। ठीक है, या रक्त प्लेटलेट्स वास्तव में ही कोशिकाएं नहीं हैं, उनको तो सिर्फ मान लिया है उनका खंड। इनकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन मिमी, यानी कि घन मिलीमीटर होती है, तथा ये रक्त में थक्का बनाने में सहायक होते हैं। मेरे प्यारे साथी, रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक कौन होती है? हमारी प्लेटलेट्स। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का खून बहुत भयंकर तरीके से बह रहा है, तो आप समझ लो उस व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। समझ गए मेरी बात को? उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। वहाँ रक्त का थक्का बनकर घाव को सील अर्थात बंद करने का कार्य करती है। अगर आप समझ लीजिए किसी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, तो सीधा सीधा ये मतलब निकलता है प्यारे भाई कि वो जो व्यक्ति होगा उसके जो है, अगर कहीं चोट लग जाएगी, खून निकल रहा है, तो वो उसको रोक नहीं पाएगा, वहां पर चोट को, वहां पर थक्का नहीं जमा पाएगा। समझ रहे हो? वो बहुत तेजी से उसका खून बहने लगेगा, बहुत तेज फ्लो में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह किसका पाचन करता है? भोजन के पाचन में लार की क्या मुख्य भूमिका है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। लार में सेलाइवरी एमाइलेज यानी कि टॉयलिन नाम का एक पाचन एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन नाम का एंजाइम। ठीक है, जो कि मड या स्टार्च पॉलीसैकेराइड को माल्टोज या शर्करा में बदल देता है। जो माल्टोज को बदल देता है, मतलब जो स्टार्च हम खाते हैं, खाना पीना, अरे चावल ले लो, गेहूं ले लो, इन सब के अंदर स्टार्च होता है ना नॉर्मली। तो ये सारी चीजें जो है माल्टोज जो है उसमें टूट जाता है, माल्टोज शर्करा में। समझ गए? डाइसैकेराइड है ना माल्टोज। तो अगला क्वेश्चन देखो, डायफ्राम क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम एक पेशीय पट्ट
ठीक है। सेप्टम है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। डायफ्राम की पेशियां संकुचन और शिथिल श्वास क्रिया में सहायता करते हैं। समझ गए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण प्यारे भाई, इसका एक उदाहरण दे दो। इसका एक उदाहरण, सही उदाहरण क्या है? सही उदाहरण क्या है इसका प्यारे भाई? यहाँ देख लो आप। विषम पोषी पोषण मैंने आपको बता दिया। वैसे वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते, ठीक है, असमर्थ हैं इस कार्य में, तो उनको जो है कार्बनिक भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी जीव, या उनके द्वारा जो है हम कह सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हम जो है इनको प्रदर्शित करते हैं। विषम पोषी पोषण यही है मेरे प्यारे भाई, कि जो ऐसा पोषण जो किसी अन्य जीव के द्वारा, मतलब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे पेड़ पौधे पादपों के द्वारा जब कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु उसको ग्रहण करता है, तो वो जो है वही। तो प्यारे साथी, यहाँ पर धमनी और सिरा में 4 अंतर बताने हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, धमनी और सिरा, ठीक है। धमनी और सिरा के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। रुधिर सदैव हृदय में विपरीत दिशा में बहता है, यानी कि जो हमारा खून है वो हृदय में जब बहता है तो विपरीत दिशा में बहता है, तो वो धमनी की सहायता से बहता है। सिराएं क्या हैं? सिराएं, रुधिर हमेशा हृदय की ओर बहता है, हृदय की ओर सिराओं के द्वारा बहता है। समझ गए? जब सिराएं जो होगी ना, वो हमेशा हृदय की ओर खून को बहाती हैं। हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ बहता है। किसमें? धमनियों में। और इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और लचीली भी होती हैं। लेकिन अगर हम सिराओं की बात करें तो सिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। समझ गए बात को? दूसरा, अगर हम देखें, इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। समझ गए? पतली होती हैं और लचीली कम होती हैं। पाल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रहित होता है, यानी कि ऑक्सीजन जिसके अंदर भरपूर मात्रा में होती है वो वाला खून। और अगर मैं देखूं प्यारे भाई, यहाँ मैं अगर सिरा की बात करूं तो यहाँ पाल्मोनरी सिरा जो है उसको छोड़कर सब में जो है अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। समझ गए? एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, इनमें कपाट होते हैं, ठीक है, प्रकोष्ठ भी इनको बोला जाता है। जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, आपने देखा हो। अगर आपको हृदय का मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, वो पेपर में बनवा लेता है चित्र हृदय का। धमनियों में कपाट नहीं होते, ये प्राय गहराई में स्थित होते हैं। सिराओं की बात करें तो सिराएं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, ये हमेशा त्वचा के नीचे स्थित होते हैं। समझ गए हो ना बात को? इन चीज़ों को ध्यान में रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। उत्सर्जन भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? प्यारे साथी, उत्सर्जन की बात करोगे तो शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक, प्यारे साथी, हानिकारक कुछ चीज़ें शरीर के लिए होती हैं, आप भी जानते हो इन बातों को। जैसे जो हमारा वेस्टेज होता है, आप समझ लीजिए हम मल का त्याग करते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जिनको बोला जाता है। और उत्सर्जन का भी सही सही मतलब प्यारे भाई यही है कि जो हमारे अंदर की गंदगी है, जो हम टॉयलेट करते हैं या हम जो मल का त्याग करते हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप समझ लीजिए उत्सर्जन के तौर पर देखी जाती हैं। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है। उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है, समझ गए? उत्सर्जन जो है उसको कहते हैं। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, इसी का है, इसी में से है, उत्सर्जन के ऊपर ही है। चलो देखो, वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है, यानी कि ये हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? वृक्क, ठीक है, वृक्क यानी कि जो हमारी किडनी है। समझ गए? उसी को फिल्टर करता है ना ये, ठीक है। हानिकारक पदार्थों को रक्त से छानकर पृथक कर लेते हैं, इन्हें मूत्र के रूप में त्याग दिया जाता है। और वृक्क के साथ में वृक्क वाहिनियों मूत्राशय मूत्रवाद उत्सर्जनी तंत्र के प्रमुख अंग हैं। यानी कि ये मूत्राशय मूत्रवाद वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे जो उत्सर्जन के प्रमुख अंग हैं। समझ गए? ये उत्सर्जी तंत्र के प्रमुख अंग माने गए हैं। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख लो। त्वचा जो है वो उत्सर्जी पदार्थों को पसीने के रूप में मुक्त करती है। देखिए प्यारे साथी, हमारे शरीर में जो उत्सर्जन होता है वो 2-3 तरीकों से होता है। एक तो हम टॉयलेट के थ्रू करते हैं और एक हम करते हैं अपनी त्वचा के थ्रू, यानी कि हमारी जो शरीर है, हमारी जो चमड़ी है उसके थ्रू भी हमारा जो है उत्सर्जन होता है। पसीना निकलता है वो उत्सर्जन के तौर पर ही देखा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए इसको आप देख लेना, ठीक है। यूरिया में बदलता है, मनुष्य में एक हार्मोन होता है यकृत, ठीक है।
को यूरिया में बदलता है। यकृत उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों मतलब जो है बदलकर उत्सर्जन में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वसन से आप क्या समझते हैं? यह क्रिया कितने चरण में पूर्ण होती है? इसमें कुल कितने एटीपी अणु होते हैं? ठीक है, अणु प्राप्त होते हैं। देखिए श्वसन क्या है? कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? ग्लूकोज के रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन क्रिया मुख्यतः दो चरणों में होती है, ग्लाइकोलिसिस और एक क्रेब्स चक्र। ठीक है, ध्यान रखना वायवीय श्वसन में 38 एटीपी के जो है अणु हमें प्राप्त होते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो एक बार। भैया क्लियर है, आगे बता दो। मानव हृदय का नामांकित चित्र यहाँ पर आप सभी के सामने है। ठीक है, बहुत इजी वे में है ये, आप भी इसको ध्यान में रखना मेरे प्यारे जितने भी भाई हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे जितने भी भाई बहन हैं वो सब इसको ध्यान में रखें। महाशिरा ये वाली होती है। ठीक है, धमनी ये होती है, समझ गए? मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बताया धमनी के ऊपर, और जो पाल्मोनरी धमनी है वो भी ये है, और पाल्मोनरी जो है सिरा है वो ये होती है। कोरोनरी धमनी पक्ष महाशिरा, ये पक्ष महाशिरा मानी गई है, और ये निलय की पेशियां हैं। ठीक है, समझ गए? ये आपको 3-4 चीजें मेंशन करनी है इस तरीके का डायग्राम बनाकर, बस आपको और कुछ नहीं करना। समझ गए ना? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भैया अगला क्वेश्चन बताओ। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा, देखो अमीबा के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो अमीबा जो है ना, एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहली बात, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे अमीबा का थोड़ा सा उल्टा सीधा सा चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक अमीबा का उल्टा सीधा सा चित्र बना के दिखा देता हूँ। देखो ये है, देखो एक कोशिकीय अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए मुख नहीं होता, यानी कि इनमें कोई भी मुख नहीं होता। ये कूटपादों की सहायता से भोजन में अंतर्ग्रहण यानी कि इनगेस्ट करते हैं। ठीक है, और कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और मिलकर खाद्य रिक्त का जो है उसको बनाते हैं। देखिए अमीबा क्या करता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है इसकी प्यारे भाइयों। बोलो क्या प्रॉपर्टी है भैया? इसके पास इसकी एक प्रॉपर्टी ये है प्यारे साथी, कि ये जो है ना, ये करता ये है कि इसी में से जो है कहीं से भी जब इसको भोजन की आवश्यकता होती है तो यहाँ से अपनी कहीं भी जगह से ये कूटपात तैयार कर लेता है और वहीं से अपने भोजन को जो है ग्रहण कर लेता है, कहीं से भी। समझ गए? क्लियर है? आ जाओ अगले विषय पर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पोषण के प्रकार बताइए भैया, और मृतोपजीवी और परजीवी पोषण में अंतर भी बताइए। बहुत प्रकार से पूछा गया है। पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण, परिभाषा लिखिए। परपोषी पोषण कितने प्रकार का है, ये सारी चीजें बताइए। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले पोषण के बारे में बता देता हूं आपको, पोषण क्या होता है। देखिए उत्तर कह रहा है पोषण में, क्या कह रहा है उत्तर? उत्तर क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों? उत्तर कह रहा है कि भैया वे समस्त क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवधारी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके कोशिका के उपयोग बनाता है या उपयोग के लिए बनाता है तो पोषण कहलाता है। पोषण का सीधा सीधा मतलब है कि भैया कोई भी जीवधारी है भोज्य पदार्थों का ग्रहण करके कोशिकाओं के लिए उपयोग कर रहा है, यानी कि हमारी जितना भी हमारा पोषण है, जितने भी हमने खान पान किया, अपना खाया पिया, वो सारा हमें हमारी कौन लेती हैं? हमारी सेल्स ले लेती हैं अपने इस्तेमाल में। ठीक है, अपनी मरम्मत करने के लिए। इसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण सारी चीजें होती हैं। समझ गए? अब स्वपोषी पोषण को मैंने बता दिया हालांकि, लेकिन दोबारा आ गया तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो स्वपोषी पोषण जो होता है वो सरल और अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, और समझ गए इस बात को? स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी हैं, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। समझ गए ना? चलिए आगे देख लीजिए। प्राडिस प्राडिस्म भोजी और मृत पोषी, इनको भी समझ लो। देखो परपोषी जो है ना, वो जो बने बनाए कार्बनिक भोज्य पदार्थ को अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषी। अब परपोषी में तो हम भी आते हैं भैया। अब ये बताओ मुझे, पेड़ पौधे तो भैया अपने लिए भोजन बना रहे हैं, अब उनको इस्तेमाल में कौन ले रहा है? पेड़ हम ही तो ले रहे हैं। अरे मान के चलो कोई सेब का पेड़ है, सेब के पेड़ पर सेब आ गया, अब सेब को कौन खा रहा है? सेब को हम ही तो खा रहे हैं, एक मनुष्य ही तो खा रहा है उस चीज को। ठीक है,
मृतपोषी और परजीवी समझो। मृतपोषी क्या है? ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। कवक, जीवाणु, अतिम, ये सारे मृतपोषी हैं। कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ, कवक, ये बहुत सारे हैं, चार हैं, तीन चार हैं, ठीक है। परजीवी पर आ जाते हैं फटाफट से। देखो परजीवी, ये जीवित प्राणी पादप से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे एस्केरिस और फीताकृमि। फीताकृमि भी होता है, ठीक है, आदि में है ये। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए आहार नाल आपको, अरे भैया बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं जितनी बार वेरी वेरी लिखूं उतनी बार कम होगा, क्योंकि ये बहुत बार चित्र भी पूछा जाता है इसका 5 नंबर का। 5 नंबर में इसके चित्र को पूछ लेता है कि भैया चलो चित्र बना दो उसका, ठीक है। तो चित्र तो अगर देगा तो बनाना भी पड़ेगा। चलिए आ जाइए आगे देख लेते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र आहार नाल का जो है नामांकित चित्र बनाइए और उसकी सहायता से पाचन तंत्र का वर्णन भी कीजिए। चलिए आ जाइए, तो फिर बना देंगे, चित्र भी बना देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। सबसे पहले आ जाइए, मनुष्य की आहार नाल के बारे में बता देता हूँ। भोज्य पदार्थ का आहार नाल में पाचन दो प्रकार से होता है, एक यांत्रिक तौर पर, एक रासायनिक तौर पर। मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैली 8.10 मीटर। सोच के देखिए, जो मनुष्य की आहार नाल है, ठीक है, जिससे हम भोजन हमारा जिसमें होकर जाता है, जो नली होती है, मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम में। नली कौन सी है? देखो ये वाली आहार नाल। बताओ भैया, आहार नाल देखो यहाँ से ये जा रही है, देखो बताता हूँ, देखो ये इस तरीके से ये जा रही है ना, यही आहार नाल होती है मनुष्य की। ये पूरी 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 नीचे से जाकर जो छोटी आंत है, बड़ी आंत जिसको कहा जाता है ना, वो पूरी की पूरी फैली होती है, समझ गए। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। ये इसकी लंबाई जो है 8 मीटर होती है, सोचिए 8 से 10 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, ये इस तरीके से फैली फैली सी होती है न, तो ये पता नहीं चल पाती है कि इतनी बड़ी है वाकई में, लेकिन एक्चुअल में ये होती है इतनी बड़ी, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है, गुहिका, ठीक है। मुख गुहा में जीभ टंग स्थित होती है, ठीक है। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गर्त दंती, विषम दंती, द्वार दंती प्रकार के दांत लगे होते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं। देखिए एक मनुष्य के अंदर जो उसका मुंह होता है, उसके अंदर 3-4 तरीके के दांत होते हैं, कृतक, रदनक, अग्रचर्वक, चर्वक, ठीक है, 3-4 तरीके के दांत होते हैं। और उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें लार ग्रंथियां भी होती हैं। नलिकाओं के द्वारा ये जो है लार ग्रंथियां खुलती हैं, इनसे क्या स्रावित होती है? लार, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे भोजन को पचाने में लार की बहुत मुख्य भूमिका है। ग्रसनी और ग्रास नली। ग्रसनी क्या है? गोयका का छोटा सा भाग है। ग्रसनी घाटी या ग्लाटिस द्वारा सांस नली, निगल द्वारा ग्रास नली में खुलती है, ठीक है। और जो ग्रास नली है वो पतली लंबी नलिका है, बस सिंपल सा बात है। आगे आ जाओ, देखो इस चित्र को सभी अपने ध्यान में रखना, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछता है कि भैया पाचन तंत्र का चित्र बना दो, 5 नंबर का पूछता है सीधा सीधा। हृदय वाला मैंने बताया, हृदय वाला भी पूछ लेता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल भी भटकोगे नहीं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, छाप के आओगे। और अपने विशेष ब्रू स्टडी चैनल नाम का जो आपका, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, उसका भी नाम बहुत खास तरीके से आप बढ़ करोगे, ठीक है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, सबके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यकृत है, पित्ताशय है, ग्रहणी है, ठीक है, ग्रहणा, ठीक है, ग्रहणी है, बिल्कुल है, जीभ है, दांत है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको बहुत इजी डायग्राम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार ग्रंथि यकृत के बारे में बता देता। चलो यकृत के बारे में बता दूं पहले आपको थोड़ा। चलो भैया, जी भैया बिल्कुल, यकृत के बारे में बताओ। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। लीवर, अरे लीवर कहाँ होता है? जो डायफ्राम लगा होता है उसके उदर गुहा में होता है, दाहिनी साइड पर, ठीक है, दाईं ओर होता है, ठीक है, समझ गए। ये दो पिंडों से बना होता है। दाहिने पिंड पर पित्ताशय स्थित होता है और यकृत से स्रावित पित्त पाचन में सहायक होता है। इसके अंदर देखिए, यकृत के अंदर एक केमिकल भरा होता है, इसको HCl बोलते हैं, ठीक है प्यारे साथी। क्या बोलते हैं? बोलो, HCl बोलते हैं भैया, HCl, ठीक है प्यारे भाई। तुमने की बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाओ। आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। आमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में जान लो। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। और
जठर ग्रामी और अवरोधनी या कार्डिक अवरोधनी आमाशय के 3 भाग हैं। ठीक है, समझ लेना। छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सकरा लंबा भाग है। इसकी छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर लंबी है। ठीक है, सबसे पहला भाग जो आमाशय के साथ यू का आकार बनाता है, इसको जो है हम वही कहते हैं। समझ गए। बड़ी आंत क्या कहती है? बड़ी आंत कहती है यह आहार नाल का अंतिम भाग है जो कि गुदा द्वार से जुड़ा होता है। समझ गए। ठीक है, जब हमारा भोजन जाता है, देखो मैं बता देता हूँ एक बार आपको प्रोसेस चीज़ का। हमारा भोजन जब आता है तो आने के बाद में सबसे पहले होता क्या है प्यारे मेरे भाइयों, भोजन यहाँ से आहार नाल से आते हुए यहाँ आमाशय में आया। आमाशय में आने के बाद यहाँ से जठर ग्रंथियाँ लगी होती हैं, तो वो जठर रस जो है उसको सोख लेती हैं। सोखने के बाद में वो भोजन आते आते छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आके उसका भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद में पचने के बाद में वो बहुत 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 बारीक होकर, ठीक है, और फिर जाने के बाद में वो बड़ी आंत में पहुंचता है। और बड़ी आंत में जैसे ही जाता है तो वो गुदा द्वार की ओर, यानी कि हम जो है मल के रूप में उसको त्याग देते हैं। समझ गए। फिर वो सीधा गुदा द्वार में जाता है। ठीक है, और हम उसको त्याग देते हैं मल को। ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देख लें क्या? चलो भैया आगे देख लो। अगला देखो, ये हो गया। अगला देखो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? श्वसन की क्रिया में इसकी क्या भूमिका है? हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण लोहयुक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। समझ गए। हमारे खून के अंदर आयरन होता है, यह बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है प्यारे भाई, आयरन होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भैया बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ग्लोबिन आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कोशिकाएं ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हीमोग्लोबिन श्वसन के O2 संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ मात्रा में CO2 का भी प्रवहन करता है। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? अरे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, चलो आगे बढ़ ही जाते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथी, पूरी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई भी फीस नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरी इतनी मेहनत के लिए आप इतना नहीं कर सकते तो फिर आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा जो है आपके ऊपर एक, समझ लीजिए, बोझ समझ लीजिए या कुछ भी समझिए, वो आपके ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है? ठीक है, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, ये भी बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सुनो, प्रकाश संश्लेषण वह एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर उन्हें क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन भोजन परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीजन जल उत्पादक के रूप में मुक्त होते हैं। मेरे प्यारे साथी, मान के चलो, मान लिया कि ये है हमारा कोई पेड़। इस पेड़ को भैया यहाँ से सूर्य देवता दे रहे हैं गर्मी, यानी कि क्या दे रहे हैं? अपनी दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब इसको मिला, वायुमंडल से इसने CO2 ले ली, दोनों चीज इसको मिल गई, अपनी कहानी शुरू कर देता है। एक था राजा, एक थी रानी। ठीक है, दोनों मर गई, खत्म कहानी। ठीक है, ये यहाँ से अपनी कहानी शुरू कर देता है भोजन पचाने की, भोजन बनाने की। भोजन कैसे बनाता है? सूर्य से गर्मी लेता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, और वायुमंडल से ले लेता है ये CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर ये अपने भोजन को शुरू कर देता है बनाना। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और पानी तो हम दे ही देते हैं ना, पानी तो हम देते हैं ना पेड़ों को। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये मिल जाती है, जल दे देते हैं, सूर्य का प्रकाश लेता है परहरित की उपस्थिति में, यहाँ पर ये ग्लूकोज और पानी और ऑक्सीजन गैस हमें दे देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का इस्तेमाल क्यों करते हैं तुमने? कि भैया अरे रोटी खाते हैं, क्यों खाते हैं? बोलो ना, रोटी। ठीक है, हम इस्तेमाल में लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो ग्लूकोज ही तो है। बोलो ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं प्यारे भाई। कुछ नहीं है, मात्र 5 क्वेश्चन और हैं बस, 4-5 क्वेश्चन इसके बाद में। पोषण, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, उसके लिए माफी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो अगला देख लेते हैं। अब आ जाइए, अपना जो चैप्टर है वो आ गया, अगला चैप्टर। ठीक है,
अगला चैप्टर हमारा पर्यावरण। चैप्टर कौन सा है, लिख देता हूं, हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर आपका साइंस में है। ये 2 चैप्टर का खात्मा मैं आज करवा रहा हूँ। महाशिवरात्रि स्पेशल क्लास है ये। महातांडव करा दिया मैंने आपका आज। लाइव क्लास है ये, ध्यान रखना अभी, ठीक है, लाइव चल रहा है ये। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें? क्या होगा यदि हम कड़ी के प्रथम स्तर उत्पाद के सभी जीवों को समाप्त कर दें? किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रेखीय क्रम में उत्पादों को विभिन्न श्रेणियों के, ठीक है, अंतः संबंधी उपभोक्ताओं की ओर एक दिशा होता है। किसी भी पोषी स्तर जैसे प्रथम पोषी स्तर के जीवों को नष्ट करने पर ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाने से परिस्थितिकी जो संतुलन है वो समाप्त होता है, जिससे अंततः परितंत्र भी नष्ट हो जाएगा। उत्पादों को नष्ट कर देने से सौर ऊर्जा का प्रयोग न हो सकेगा, अतः कोई भी श्रृंखला प्रारंभ ही नहीं होगी। इस सभी उपभोक्ता भी मर जाएंगे। ठीक है, सुनिए, देखो हर चीज का मैं ये समझता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हर चीज का एक ठीक क्रम, व्यवस्थित क्रम होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ये समझ जाइए कि फिर मामला बिगड़ेगा। अगर आप सोचिए कि अगर हम एक ही प्रकार के पौधों का अपने इस वायुमंडल में इस्तेमाल करने लगे, तो फिर अन्य पौधों से हम ऑक्सीजन, ठीक है, और उनसे बहुत सारे चीज़ें कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? आप सोचिए, अगर आज हम ये कहें कि नहीं हमें शेरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो तो अभियान चला रही है ना शेरों को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, समझ रहे हो ना? बाजार में अगला क्वेश्चन आ गया है, देख लो। बाजार में खरीदारी करते समय प्लास्टिक की थैलियों की अपेक्षा कपड़े के थैले क्यों जरूरी हैं? बोलो ना, क्यों जरूरी है मेरे प्यारे भाई? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया कपड़े के थैले लाभप्रद हैं। वो हमारे जैव निम्नीकरण के पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है, वो हमारे वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पर्यावरण के मित्र भी होते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, इनका उपयोग बार बार किया जाता है, इनके निर्माण निस्तारण से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, इसीलिए ये हमारे लिए लाभप्रद हासिल है, ठीक है, हाँ, साबित होते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण पदार्थ वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सबसे पहले जैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में जानो कि जैव निम्नीकरण पदार्थ जो हैं उनका ये पहलू है कि इनके चक्रण से पेड़ पौधे उपयोग हेतु सरल अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों की बड़ी मात्रा एकत्र होने जाने से कुछ दुर्गंध युक्त गैसें मुक्त होती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस या कह दो कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन मुक्त होती है। रोगजनक और पीड़ों के प्रजनन स्थल के रूप में ये कार्य करते हैं। देखिए ये जितनी भी चीजें हैं दुर्गंध युक्त हो जाती हैं। देखिए जब ये चीजें, इन पदार्थों का जो हम मात्रा इकट्ठी हो जाती है इनकी ज़्यादा, तो ये गैसें रिलीज करने लगते हैं, ठीक है, अपघटन हो जाता है, चक्रण हो जाता है ना, जैव निम्नीकरण जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, तो ये जितने भी चक्रण हैं, इनके अपघटन हैं, वो पेड़ पौधों के उपयोग के लिए सरल अकार्बनिक पदार्थ से ही प्राप्त होते हैं। समझ गए? ये बात सही समझ में आई? एकदम ठीक है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? देखिए अजैव निम्नीकरण जो भी हैं वो खाद्य श्रृंखला डीडीटी, ठीक है, डीडीटी जो है वो खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट होकर जैव आवर्धन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन उत्पन्न करते हैं। इनका निस्तारण भी बड़ी मात्रा में ये करते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, आज के समय में हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज़ तो वो है जो एकदम हमारे लिए आप समझ लो अ, हमारे लिए भी और हमारे वायुमंडल के भी लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सही है, लाभदायक है। और एक चीज़ वो है जो हम मान के चलो कि हम प्लास्टिक की थैली है या प्लास्टिक की किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे सीधा-सीधा वायुमंडल को प्रभावित कर रही है, वो सीधा-सीधा हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुँचा रही है। एक चीज़ हम इस्तेमाल में वो ले रहे हैं जो हमारे क्या नाम है नुकसान नहीं दे रही, ठीक है, हमें नुकसान नहीं दे रही ऐसे ना हमारे वायुमंडल को नुकसान दे रही है। प्लास्टिक की थैली और उसकी थैली की बात आई तो मैंने वो बात कही आपसे कि अगर प्लास्टिक की थैली है तो जब वो गलने में भी वो तो वक्त लेती है वो,
ठीक है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई चीज़ हो तो वो गलने में वक़्त लेती है कि नहीं लेती है? तो वो हमारे जैव निम्नीकरण को प्रभावित करती है, नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो इससे भी जो है नुकसान बहुत सारे हैं, ठीक है? समझ गए ना? बिल्कुल क्लियर है। ओज़ोन परत के कार्य लिखिए। ओज़ोन परत के बारे में भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, समझ लेंगे इसे भी, ठीक है? ओज़ोन परत के बारे में। ओज़ोन परत। ओज़ोन परत जो है भैया स्ट्रेटोस्फेयर भाग है। देखिए हमारी पृथ्वी पर जो ऊपर हम जाते हैं आप समझिए अंतरिक्ष में, ठीक है? पृथ्वी से ऊपर उठते हैं तो हम देखते हैं कि प्यारे साथी वहाँ पर 4-5 लेयर हैं, ठीक है? उनमें से एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वायुमंडल में। भैया ये एक ओज़ोन गैस की पतली परत है। आप ऐसे समझ लो ये हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। अगर ये ना हो तो जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें हैं, वो हमें प्रभावित करेंगी सो करेंगी, हमारे पूरे के पूरे वायुमंडल को भी एकदम हानि रहित बना देंगी। समझ गए? बिल्कुल बहुत सारे नुकसान इससे देखने को मिलेंगे। अगर कोई गंदगी आएगी तो वो हमारी पृथ्वी पर आएगी। आने के बाद में हमको नुकसान पहुँचाएगी। अब वो जब हमको नुकसान पहुँचाएगी तो आप तो देख रहे हो ना आज कितनी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हो रही हैं मनुष्यों में। मनुष्यों को परावैंगनी किरणों से होने वाली समस्या क्या है? मोतियाबिंद है, कैंसर है, ये बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। जो ओज़ोन छत्र है, ओज़ोन अम्ब्रेला है जिसको हम कहते हैं, ओज़ोन कवच भी इसको कहा गया है, ठीक है? क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको डरना घबराना नहीं है, क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देख लो। और मेरे प्यारे साथी मैं आपकी एक मैराथन क्लास चला दूँगा क्योंकि अब हिंदी के पेपर के लिए 2 दिन मात्र बचे हैं शेष। तो अब आपका जो है मैं सीधा-सीधा आप समझ लीजिए कि आपका हिंदी की तैयारी शुरू कर दूँगा, ठीक है? कल आपको 2-4 वीडियो दे दूँगा हिंदी की, जिससे आपका पूरा वन शॉट में सब कुछ क्लियर करवा दूँगा। सब कुछ आप अपना पेपर में करके आओगे और दबदबा बना रहेगा, ठीक है? दबदबा कायम रहेगा अपना ही, ठीक है? विशेष ब्रो स्टडी चैनल का। चलिए, जल प्रदूषण के सारे क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। देखिए जल प्रदूषण के 4 विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण देखिए घरेलू अपवार्जन। देखिए जल प्रदूषण की बात आई है तो बता देता हूँ। जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण होने वाले परिवर्तन मानव जीवन और जीवधारियों के लिए बहुत बुरे प्रभाव डालते हैं, समझिए। और घरेलू अपमार्जक जो भी हैं घर में कपड़े, बर्तन, फर्श साफ करने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित करके कहाँ भेजे जाते हैं? नदियों में जाएँगे, तालाब में जाएँगे। अरे पानी कहाँ जाता है? बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, फैक्ट्री वगैरह ले लो, तो वहाँ का जो भी पानी है वो कहाँ जाता है? आस-पास में कोई नाला होगा उसमें चला जाएगा। ठीक है? कोई नदी होगी उसमें चला जाएगा। आप अपनी यमुना नदी को देखो कितनी गंदी है, ठीक है? आप देखो कितनी गंदी है, आज साफ़ नहीं है बिल्कुल भी। उसका पानी पीना भी मुश्किल है ना? तो ये चीज़ें हैं, ये नुकसान है। बहिर्तमल यानी कि जो सीवेज होता है उसको भी हम आज के समय में जो है ऐसी नदियों में फैला देते हैं, उसी में डाल देते हैं। तो ये भी तो इन चीज़ों को बढ़ावा देता है ना जल प्रदूषण को, ठीक है ना? औद्योगिक औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, देखो मैंने बता दिया। औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो कारखाने से पारा, शीशा, अम्ल ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ गए ना? यहाँ पर जो कृषि के रासायनिक उर्वरक हैं प्यारे भाई, पीड़कनाशी और कीटनाशक तमाम दुनिया के, ये सारी चीज़ें भी हमारी देखो मिट्टी को प्रभावित करते हैं और जल का भी इनसे प्रदूषण होता है। गंधक है, क्लोरीन है, हैं? इस तरीके से डीडीटी है, फ़िनाइल है वगैरह बहुत सारी स्प्रे करते हैं, आज के समय में खेतों में की जाती हैं, क्योंकि रोग ही इतने आ रहे हैं आज के समय की फसलों में। आप सोचिए तो क्या करे किसान? किसान की तो मजबूरी बन जाती है ना ये चीज़। नाइट्रेट, फॉस्फेट जल में ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसको पढ़ लेना। इनके साथ ही अक्सर मनुष्य के अधजले शरीर को जल में बहा दिया जाता है, जल प्रदूषित होता है और दूषित जल का प्रयोग करने से पशु बीमार और उनके संभावना होने की बन जाती है, ठीक है? यानी कि अब आप मुझे ये बताइए दूषित जल होगा, उसका प्रयोग करोगे तो क्या होगा? बीमार नहीं होगे क्या? बिल्कुल होगे, सीधी-सी बात है। आहार श्रृंखला का क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ठीक है? आहार श्रृंखला लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल खत्म मामला, सेट है एकदम यहाँ पर, ठीक है? आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल को बताइए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में। आहार श्रृंखला जीवों के भोजन तथा खाद्य संबंधी दर क्या है ये? दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और आहार बने जीवों को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ होता क्या है कि जिसको फूड चेन भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? फूड चेन। भोजन की पूरी एक श्रृंखला।
ठीक है। चलिए, भोजन की एक पूरी श्रृंखला, देखो आ जाओ देखो, जैसे उत्पादक हरे पौधे हैं, ठीक है, हरे पौधों को कौन खाता है? कीट, ठीक है, उनके बीजों को कौन खाता है? कीट, कीट को कौन खाएगा? मेंढक खा लेगा। अब मेंढक को कौन खाएगा? बाज खा सकता है। बताओ खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको ना कोई खाने वाला हो? देखो अब इन सब चीज़ों को कौन खा रहा है? उत्पादक है, पेड़ पौधों कौन खाता है? हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बताओ। कीट को कौन खा रहा है? कीट पतंगे बहुत सारे चलते हैं, उनको कौन खाता है? मेंढक खाता है, छिपकली खाती है। इनको भी कोई खाने वाला है तो वो है बाज, बाज खाता है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है? यही चीजें लिखी हुई हैं तो वही बता रहा हूं मैं आपको। आगे देखो, यहाँ पर खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करना विभिन्न पोषित स्तरों के जीवों का अंतर संबंधित रैखिक क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। घास की बात करो, घास को कौन खाता है? बकरी खाती है, और बकरी को आज के समय मनुष्य भी इस्तेमाल में ले रहा है खाने में। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आइए अगला देख लेते हैं आगे। यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। आगे देखिए, आहार जाल और खाद्य जाल। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती। यहाँ पर आप समझिए कि पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं, और एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारी को दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से जो है संबंध होता है। और इस प्रकार से होता है कि इनके मिलने से जो बनते हैं परस्पर संबंध को भी खाद्य जाल कहते हैं। समझ गए ना? आगे आ जाइए। उदाहरण के लिए घास को कीट भी खा सकता है, इसके बीजों को पक्षी चूहे भी खा सकते हैं, इसे खरगोश बकरी भी खा सकते हैं। तो ये वाला चित्र आप ध्यान में रखना। अगर पेपर में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो दहाड़ के आ जाना मेरे चीतों, मेरे शेरनियों, सभी के सभी। चलो आ जाओ, परिस्थिति परितंत्र को परिभाषा दीजिए और समझाइए। इसके विभिन्न जैविक घटकों को, ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, इसके लिए दम लगा दो। इसके लिए मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अब मैं आप सभी के लिए समर्पित हूँ, तो फिर मैं आपके लिए ही सब कुछ करूँगा। चलिए परितंत्र के बारे में समझिए, इकोसिस्टम के बारे में। किसी भी वास स्थान के सभी जैविक अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक, ठीक है, कंपोनेंट्स मिलकर, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटीज जितनी भी हैं, जितने भी समुदाय हैं, जैविक समुदाय, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो मिलकर क्रिया करके एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, स्वनिर्भर, जिसको सेल्फ सपोर्टिंग स्थिर इकाई भी कहा गया है। ठीक है, इसका सब मतलब इस शब्द का, जो परितंत्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, टेस्ले ने किया था, और ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब मैं बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं। देखो, तो एक तो जैविक घटक है, एक अजैविक घटक है, एक जैविक एक अजैविक। आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, दम लगा दो एकदम से। किसी भी परितंत्र के लाइक कमेंट बिल्कुल मत भूलो करना, लगातार करते रहो। अजैविक घटक उस परितंत्र के जैविक घटकों के प्रकार वितरण का निर्धारण करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं: जलवायुक्त कारक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। देखिए अजैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आती हैं। किसी भी परितंत्र में ये चीजें आती हैं कि अगर अकार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, तो ये सारी चीजें, तीनों चारों चीजें, ये इसी में आएंगी, जैविक घटक के ही प्रकार में आती हैं। अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, अजैविक घटक के बारे में, जैविक घटक के बारे में, तो परितंत्र में उपस्थित उसी प्रकार के जीव संयुक्त रूप से परितंत्र के जीव घटक का निर्माण करते हैं। इन जीवों की उन्हें पोषण के आधार पर परितंत्र में उनकी भूमिका के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया: एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। समझ गए? इस तरीके से इनको बांटा गया है। ठीक है, जलवायुक्त कारक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को बांटा गया है। यहाँ उत्पादक भी होता है, एक उपभोक्ता भी होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे जितने भी हैं वो चीज़ों का निर्माण करते हैं, उनको उपभोग करने वाला भी एक व्यक्ति है, उनको अपघटित करने वाला भी एक व्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एक बेस पर चलती है, एक पूरा इकोसिस्टम है, वो इस तरीके से बटा हुआ है। समझ गए? बात क्लियर हो चुकी है, आशा है, उम्मीद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको समझ में भी आ गए होंगे एक एक टॉपिक एकदम खास अंदाज के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों। वीडियो को लाइक करके जाना, दहाड़ कर जाना, पेपर में दहाड़ के आना। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं लेकिन नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।